हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कि 1947 से 1966 की घटनाएं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है आपका हिस्ट्री ऑफ द पंजाब 1469 से 1966 AD तक की है। ये BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4th का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके रिगार्डिंग जो है एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है। इसलिए जो है बच्चों को अच्छे से इसको प्रिपेयर करने की आवश्यकता होती है और समझने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए, इसमें जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अगर अधूरा जानकारी के साथ आप बढ़िएगा तो अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि अभी पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो मेरा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें सब्सक्राइब करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर BA जो है 4th सेमेस्टर रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप नहीं कर रखे होगे सब्सक्राइब, तो शायद आप दोबारा रिसर्च करोगे तो शायद चैनल का नाम तक भी आपको याद नहीं रहेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेने से ही फ़ायदा है। चलिए, ये तो बात आपके लिए थी, आपके हित के लिए थी। अब जो है हम देखते हैं कि डेवलपमेंट फ्रॉम 1947 टू 1966 में क्या है। तो इसमें आप जैसे जान सकते हो कि क्वेश्चन कई रूपों में आ सकता है। जैसे 1947 के विभाजन के कारणों का वर्णन करें, या जिस कारण पंजाब की विभाजन हुआ था उनकी परिस्थितियों के बारे में वर्णन करें, या उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिनके कारण 1947 पंजाब का बंटवारा हुआ, या पंजाबी विभाजन की निर्धारित परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। तो द केस ऑफ द पार्टीशन ऑफ द पंजाब इन 1947, डिस्क्राइब द केस विच द लीड टू द पार्टीशन ऑफ पंजाब, या राइट अबाउट टू द वेरियस ट्रांस विच इज द लीड टू बी अ पार्टीशन ऑफ पंजाब। तो कई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा जो हम अभी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप इसके कारणों के बारे में जानोगे कि 1947 में पंजाब के विभाजन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। विभाजन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस परिस्थिति में हुआ। तो इसमें सबसे पहला बात तो यही आता है कि 1909 ईस्वी की एक्ट, जो 1909 में जो एक्ट बनाई गई थी, उसका जो है बहुत बड़ा योगदान था इसका विभाजन होने के लिए। उस एक्ट में था क्या? उसमें था, अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति को अपनाई थी। इस उद्देश्य के सामने रखते हुए अंग्रेजों ने 1909 ईस्वी में को एक्ट के अनुसार पंजाब की जो है विधान परिषद के चुनाव में अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। मुसलमानों को यह अधिकार केवल अंग्रेजों से वक्त प्रतिनिधि के अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया। यानी कह सकते हो, यानी ये बात जरूर कह सकते हो कि 1909 ईस्वी में जो भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति जो थी वो अपनाई गई थी। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए अंग्रेजों ने जो था 1909 के एक्ट में अनुसार मुसलमानों को विधान परिषद चुनाव में अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। यानी अंग्रेजों ने क्या किया, उनको अलग प्रतिनिधित्व रखने का अधिकार दिया। इसकी वजह से जो था, जो पार्टीशन की थी, यहाँ पर ही नींव डाल दी गई थी कि पार्टीशन होना भारत का सुनिश्चित कर दिया गया था। ठीक है, जो मुसलमानों को अलग पार्टी देखी। और इसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो है सिखों में घोर निराशा उत्पन्न कर दिया, क्योंकि उनके अलग प्रतिनिधित्व के अधिकार का स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व का अलग स्वीकार नहीं किया गया था। तो इससे क्या हुआ, जो पंजाब था वो बहुत ही निराश हो गया। तो ये पहला कारण बनता है पार्टीशन का। उसके बाद था लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है, लखनऊ पैक्ट जो था 1916 में जो बनाई गई थी, कह सकते हैं 1916 ईस्वी में मुसलमान लीग तथा अंग्रेजों मध्य का एक समझौता हुआ, जो इतिहास में लखनऊ जो पैक्ट नाम से विख्यात है। इस पैक्ट के अनुसार कांग्रेसों ने मुसलमानों के अलग प्रतिनिधित्व के अधिकार को स्वीकार कर लिया और पंजाब की लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए मुसलमानों के लिए 50% स्थान सुरक्षित रखे गए। पंजाब के चीफ खालसा दीवान ने पैक्ट का जोरदार विरोध किया था और उसका कहना था कि पंजाब में सिखों के लिए कम से कम 33% स्थान सुरक्षित रखने की चाहिए। वास्तव में इस पैक्ट के कारण देश में सांप्रदायिक प्रणाली के पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिला, क्योंकि उनका विचार तो सही था लेकिन उनका समर्थन किसी ने नहीं किया। उसके पश्चात था 1919 एक्ट का एक्ट, यानी पंजाब के सिख निरंतर पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में 33% की सीटें सुरक्षित रखे जाने की मांग कर रहे थे। सिखों की यह मांग इस तर्क पर आधारित थी कि सेना में उनकी संख्या मुसलमानों तथा हिंदुओं की तुलना में अधिक है तथा वह पंजाब में भूमि के लगान तथा पानी के कर का 40% भाग सरकार को देते हैं। इसलिए जब सरकार ने 1919 ईस्वी में एक्ट पारित किया तो उनमें सिखों के अलग प्रतिनिधित्व के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था, परंतु पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग ने उनके केवल 19.1% स्थान रखे गए थे, जबकि 33% स्थान
मांग रहे थे। इसलिए सिखों ने इस एक्ट के अस्वीकार कर दिया, परंतु इस एक्ट द्वारा सिखों को अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर अंग्रेजों ने पंजाब की सांप्रदायिक समस्या को और भी जटिल बना दिया। यानी पंजाब की समस्याओं को जटिल बनाने में 1919 के एक्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसकी वजह से जो है पंजाब को निराशा ही हाथ आई। उसके पश्चात जो था साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आई, जो 1930 ईस्वी में रिपोर्ट भेजी गई थी। ये रिपोर्ट जो थी 1919 ईस्वी में एक्ट पुनरीक्षण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन को भारत भेजा था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 7 जून 1930 ईस्वी को प्रस्तुत की थी। पंजाब के संबंध में कमीशन का कहना था कि इस प्रांत में मुसलमानों को बहुमत को समाप्त नहीं किया जा सकता और न ही सिखों को पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में 30% स्थान दिए जा सकते हैं। पंजाब में सिख बहुसंख्यक मुसलमानों को अधीन रहने के तैयार नहीं थे। इस कारण इसने इस दोनों संप्रदाय के संबंधों में करवाहट उत्पन्न होना स्वाभाविक ही बात थी। सरदार उज्जवल सिंह, जो कि नम विचार वाले नेता थे, उनका कहना था इस रिपोर्ट के ऊपर, यह रिपोर्ट प्रत्येक पक्ष से पूरी तरह से मानने योग्य है। जितनी जल्दी इसे दफन कर दिया जाए तथा भुला दिया जाए उतना ही भारत तथा अंग्रेजी सरकार के लिए अच्छा है। यानी इनके विचार से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये रिपोर्ट प्रत्येक पक्ष से पूरी तरह से मानने योग्य है। यानी इसको जितना जल्दी दफना दिया जाए, इन्होंने एक तर्क के रूप में इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ऐसा बात कहा था। उसके बाद है कम्युनल अवार्ड। यानी कम्युनल अवार्ड जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो दिया गया था, सम्मान दिया गया था उनको। प्रथम तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्राय क्रमश 1930 ईस्वी और 1931 ईस्वी में लंदन में बुलाए गए विभिन्न दलों के चुनाव में अलग प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सकता था। सिख पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में चुनाव में अलग प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सिख पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में 30% स्थान सुरक्षित रखने के मांग कर रहे थे, जबकि मुसलमान लीग सिखों को 19 से अधिक स्थान दिए जाने के पक्ष में नहीं थी। तो दोनों में जो है आपसी जो है रंजिश जरूर पैदा होगी। इस समस्या को समाधान के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजो मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1930 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड की घोषणा भी की। इस अवार्ड के अनुसार पंजाब को लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में मुसलमानों के लिए 51.42%, हिंदुओं के लिए 27.42%, सिखों के लिए 18.85% स्थान सुरक्षित रखे गए। इस प्रकार पंजाब के मुसलमानों को बहुमत को बनाए रखा गया। सिख ने इस अवार्ड की कटु आलोचना भी किया गया। अब इसमें क्लियर दिखाया दे रहा है कि जो है मुसलमानों को 51.42% और हिंदुओं की 27.42। तो इसमें ज़रूरी था कि इन्होंने फुट डालने की, इन्होंने पूरी इसमें जो है विचारधारा दिया और कोशिश किया। इसमें डॉक्टर KL टुटेजा के अनुसार ये बात उन्होंने बोला था कि कम्युनल अवार्ड की सिख द्वारा कड़ी आलोचना की गई थी। इस रद्दी को ऐसा टुकड़ा कहा गया था जो कि नेहरू तथा साइमन रिपोर्ट के साथ दफन किया जाना चाहिए था। यानी ऐसी रिपोर्ट कभी उन्होंने न देखा, न सुना, न जाना, क्योंकि इस रिपोर्ट में बिल्कुल ही पक्षपात किया गया था। मुसलमानों को अलग रखा गया था, उनको पूरी बहुमत दी गई थी। ठीक है, उनको हर तरह का सम्मान दिया गया था। बाकी जो हिंदू थे और सिख थे उनको बहुत ही कम मात्रा में दिया गया था, जबकि इससे वो काफ़ी नाराज भी हुए इन चीज़ों से। उसके पश्चात है 1935 ईस्वी का एक्ट। 1935 ईस्वी के एक्ट के अनुसार भारत को फेडरल अथवा संघीय सरकार का स्थापित करने का निर्णय किया गया था। केंद्र में 2 सदन थे, एक थे लेजिस्लेटिव असेंबली तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित किए गए थे। कुछ प्रांतों में ही द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना भी की गई, परंतु पंजाब में पहले की भांति एक सदन की ही रहा। इसके सदस्य की संख्या 93 से बढ़कर 175 कर दी गई। इस एक्ट के अंतर्गत प्रांतों में प्रचलित दोहरा शासन प्राप्त कर दिया गया तथा उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई। इस एक्ट ने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली पहले से ही अधिक विस्तार कर दिया गया था। सिखों ने इस एक्ट की कड़ी आलोचना भी की। कांग्रेस तथा मुसलमान लीग ने इस एक्ट को स्वीकार न किया। जो सुखवंत सिंह जी थे उन्होंने भी इस बात के लिए उन्होंने कहा था, अपना विचार दिया था कि व्यवहारिक रूप से 1935 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक मृत बच्चे की भांति है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही थी, लेकिन इस बातों का जो है कई आलोचना भी किया गया, लेकिन बात जो थी सही भी थी, क्योंकि इन्होंने जो है 1935 के एक्ट जो बनाए थे उसमें सदस्यों की संख्या इस तरह से रखे जाएंगे, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव जो काउंसिलिंग की स्थापना की गई थी। ये सिखों की कड़ी आलोचना भी इसमें देखने को मिलता है।
उसके पश्चात जो था 1937 ईस्वी के चुनाव। 1935 के एक्ट के अनुसार 1937 के जो आरंभ में 18 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में 7 प्रांतों में विजय प्राप्त किया तथा अपने मंत्रिमंडल बनाए हेतु पंजाब में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब रही। यहाँ पंजाब असेंबली के 175 स्थानों के लिए चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से कांग्रेस ने केवल 18 स्थान ही विजय प्राप्त किया। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने सर्वाधिक 96 स्थान पर विजय प्राप्त की। खालसा नेशनल पार्टी को सिर्फ 14 तथा अकाली दल को सिर्फ 10 स्थान मिले। बाद में कुछ निर्दलीय सदस्य खालसा नेशनलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गए थे। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार गठित हुई और सर सिकंदर अहमद खां पंजाब के मुख्यमंत्री बने। खालसा नेशनल पार्टी भी सरकार में सम्मिलित हो गई और इसके एक प्रतिनिधि सरदार सुंदर सिंह मजीठिया को मंत्री बनाया दिया गया। अकाली दल व खालसा नेशनलिस्ट पार्टी सरकार में सम्मिलित होने के लिए निर्णय की आलोचना भी की गई, पर स्वयं पार्टी कांग्रेस में सम्मिलित हो गया। तो इस तरह से जो था 1947 चुनाव के परिणाम निकले। उसके बाद था सिकंदर जिन्ना पैक्ट 1937। ये भी इम्पोर्टेंट पैक्ट में से एक थी। पंजाब में यूनियनिस्ट सरकार के स्थापना के पश्चात धार्मिक झगड़ा तथा सांप्रदायिक दंगे में वृद्धि आरंभ हो गई थी। इसलिए कांग्रेस ने, जो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में मुख्य विरोधी पार्टी थी, यूनियनिस्ट सरकार की आलोचना आरंभ कर दी और कांग्रेस का प्रभाव रोकने के लिए 15 अक्टूबर 1937 ईस्वी को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने यूनियनिस्ट पार्टी के नेता पंजाब के मुख्यमंत्री पर सिकंदर अहमद खां के मध्य लखनऊ में एक समझौता भी हुआ। यह समझौता इतिहास में सिकंदर जिन्ना पैक्ट के नाम से भी विख्यात है। इस समझौते के अनुसार यूनियनिस्ट पार्टी के वे सभी सदस्य जो पहले मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, अब उनके सदस्य बन गए। पंजाब में होने वाली आगामी चुनाव अथवा उपचुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ने का निर्णय भी किया। इस समझौते पर मुस्लिम लीग ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। यह समझौता वास्तव में भारत के स्वतंत्र संग्राम के लिए एक प्रतिक्रियावादी पग था। इसके कारण पंजाब के लोगों में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। इसमें डॉक्टर S.M. राय के अनुसार, उन्होंने ये बात का अपना विचारधारा दिया था। उन्होंने कहा भी था कि सिकंदर जिन्ना पैक्ट में पंजाब की राजनीति में भारी उलझने उत्पन्न कर दी है, यानी सब लोग जो हैं कन्फ्यूज़न में ही रह गए, लेकिन किसी को भी सही बात का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि आखिर सिकंदर जिन्ना पैक्ट में थी क्या और था क्या इसमें, और ये क्यों बनाई गई। तो सिकंदर जिन्ना के जो पैक्ट बनाई गई जिसमें डॉक्टर S.N. ने बिल्कुल ही साफ क्लियर कर दिया कि यह पंजाब की राजनीति में भारी उलझने उत्पन्न करने के लिए बनाई गई एक्ट थी। उसके बाद था दूसरा विश्व युद्ध, जो 1949 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। आपको पता ही होगा कि 3 दिसंबर 1939 ईस्वी को दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया था, यानी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थे 1939 एडी में स्टार्ट हुआ था। अंग्रेज सरकार ने भारत के लोगों से पूछे बिना भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिया, जो कि यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात थी, यानी उन पर एक शौक लगने वाली बात थी। कांग्रेस पार्टी ने इस अपना घोर अपमान समझा तथा प्रांतीय मंत्रियों से अपने त्याग पत्र दे दिए। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी सरकार, इसमें सम्मिलित खालसा नेशनल पार्टी तथा हिंदू जो है महासभा के सरकारों ने समर्थन किया। चीफ खालसा दीवान भी बिना सरकार समर्थन देने के लिए तैयार हो गया। कांग्रेस के निर्देश के अनुसार पंजाब के कांग्रेसी विधायक ने असेंबली की बैठक में जाना बंद कर दिया। शिरोमणि अकाली दल, जो पंजाब में कांग्रेस के साथ था, ने सरकार के निर्णय को आलोचना भी की, परंतु उसने असेंबली का बहिष्कार न किया। उसका मत था कि ऐसा करने से सिखों के हितों की क्षति पहुंच सकती है, इसलिए ऐसा करना उसने उचित नहीं समझा और सभी को जो है वर्ल्ड वार सेकेंड में पार्टिसिपेट करना पड़ गया। उसके पश्चात जो था पाकिस्तान का प्रस्ताव, यानी 1940 ईस्वी में जो रिवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1940 AD में किया गया। 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर में मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। इस अवसर पर मुस्लिम लीग ने नारा लगाया, मारेंगे मर जाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। ये नारा उनके लिए काफ़ी विशेष था कि मारेंगे मर जाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। इस घोषणा के कारण पंजाब में सांप्रदायिक समस्याएं भयंकर रूप धारण करने लगी। सिखों की सभी राजनीतिक पार्टियों ने पाकिस्तान की मांग का जोरदार विरोध किया। मास्टर तारा सिंह का कहना था कि मुसलमान लीग को पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सिखों के रक्त के समुद्र से गुजरना पड़ेगा।
जो कि हुआ भी। पाकिस्तान के विचार का विरोध करने के लिए लुधियाना के डॉक्टर वीएस भट्टी के खालिस्तान का विचार प्रस्तुत किया। पंजाब की हिंदू महासभा ने भी पाकिस्तान की मांग का डटकर विरोध भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री जो यूनिवर्सिटी पार्टी में संबंधित थे ने भी पाकिस्तान की मांग का भी विरोध किया। उनका विचार था कि पाकिस्तान के जो है अस्तित्व में आने से पंजाब में बहुत खून खराबा हो सकता है। कांग्रेस ने पाकिस्तान की मांग के संबंध में 1940 ईस्वी में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका विचार था कि पाकिस्तान की मांग में कोई वास्तविकता नहीं है। पाकिस्तान की मांग से पंजाब में सांप्रदायिक समस्या से विकार रूप धारण कर सकती है। इसमें डॉक्टर हरवंश सिंह राय की भी अपनी विचारधारा थी। उन्होंने भी ये बात कहा था कि ये बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान का प्रस्ताव तो 1906 ईस्वी में शिमला में हुई। अंग्रेज एवं मुसलमानों में वार्तालाप का शिखर था और भारतीय एकता का गहरा आघात था, क्योंकि ये बेशकली एक बंटवारा था, पार्टीशन था, लेकिन इस पार्टीशन की वजह से और इसकी नींव जो थी 1906 ईस्वी में शिमला समझौता में ही रख दिया गया था। लेकिन ये भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ी करारी चोट थी, जो भारतीय जनता को लहूलुहान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके पश्चात था क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन जो था 1942 ईस्वी में पास किया गया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तथा उन्हें कुछ सुविधाएं देने के लिए क्रिप्स मिशन की नियुक्ति भी की। यह मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत पहुंचा। स्टेफन क्रिप्स ने भारतीय नेताओं के समक्ष ये सुझाव रखे। पहला सुझाव तो यही था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट देगी। युद्ध के पश्चात नया संविधान बनाने के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाएगी। इसमें भारतीय रियायतों को प्रतिनिधित्व भी शामिल होंगी। ठीक है। उसके बाद ये भी बात बताया गया था कि संविधान को न मानने वाले प्रांत और रियायतों को भारत संघ से अलग होने का अधिकार भी होगा। उन्हें भी डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। ठीक है। युद्ध के समय ब्रिटेन सरकार भारत की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी, यानी भारतीय नेता युद्ध के समय सरकार को सभी तरह आवश्यक सहयोग देंगे। तो ये सारी बातें जो थी क्रिप्स मिशन में डायरेक्ट बताई गई थी। लेकिन क्रिप्स मिशन के सुझावों के अनुसार भारत को महत्वपूर्ण रियायतें देने का वचन दिया गया, परंतु यह सभी कुछ उन्हें युद्ध की समाप्ति के पश्चात मिलना था। कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों ही क्रिप्स सुझाव में संतुष्ट न हुए और फलस्वरूप उन्हें क्रिप्स मिशन के सुझावों को मानने से इनकार कर दिया। इस प्रकार क्रिप्स मिशन ने अपने उद्देश्य में पुण्य रूपेण विफल रहा, यानी उनके जो जितने भी प्रयास उन्होंने किया था और जो चपड़ी चपड़ी बातें करके इनको फंसाने की कोशिश किया था, वो बिल्कुल ही इनका गलत साबित हुआ। उसके बाद था यहाँ पर भारत छोड़ आंदोलन। जैसे कि आपको पता है कि भारत छोड़ आंदोलन जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसकी वजह से भारत आज़ाद भी हुआ। क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात अब भारतीयों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं बचा हुआ था। सारे मार्ग बंद हो चुके थे। सिर्फ उनके लिए एक भारत में स्वतंत्रता संग्राम करना ही उनके पास मार्ग था। महात्मा गांधी का यह मत था कि भारत का हित इसी में है कि अंग्रेज भारत को उसके भाग्य पर छोड़कर चले जाए, जो होगा हम खुद ही देख लेंगे। ये गांधी जी का विचारधारा था। यदि वो इस तरह नहीं करते तो भारतीयों को जापानी आक्रमण का अकारण निशान बनाना पड़ेगा और अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। कांग्रेस कार्यकारिणियों ने 14 जुलाई 1942 ईस्वी को भारत छोड़ प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को पुष्टि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में की गई। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, यानी करना है तो कर लो, नहीं करोगे तो मर जाओ। ये उनकी प्राथमिक नाराओं में से एक था, क्योंकि अब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं, अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था। उनके पास अब करो या मरो की अवस्था के सिवा कुछ धारा भी नहीं रह गया था। सरकार ने आरंभ से ही इस आंदोलन को चलने के लिए दमन की नीति अपनाई और कहते हैं 9 अगस्त को प्रातःकाल से पूर्व ही सरकार ने महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब इन नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार फैली तो समस्त देश में भारी हलचल मच गई। इस नेताओं की रिहाई के लिए देश भर में हड़तालें और सभाएं की गई और प्रदर्शन भी किया गया। सरकार ने इस आंदोलनकारियों पर अमानवीय अत्याचार भी किए, उन पर लाठियाँ और कई स्थानों पर गोलियां भी चलाई गई। गिरफ्तार किए गए आंदोलनकर्ताओं को घोर यातनाएं दी गई।
महिलाओं से बलात्कार किया गया, कई जगह भारतीयों को घर लूट कर उन्हें आग लगा दी गई। भारतीय को इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे, वो भड़क उठे और उन्होंने सरकारी भवनें, रेलवे स्टेशनों तथा तार डाक लाइनों को भारी क्षति पहुंचाई। कई स्थानों पर भारतीय तिरंगा लहराया गया। छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेजों छोड़ दिए और आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में आंदोलनकर्ताओं के साथ दिया। अन्य प्रांतों की भांति पंजाब के हिंदू तथा सिखों ने इस आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया। यद्यपि अंततः अंग्रेज सरकार इस आंदोलन का दमन करने में सफल रही, परंतु इसे भारत में अंग्रेजी शासन की नींव हिला कर रख दिया। इसमें जो है गोविंद सहाय ने इस कथन की पुष्टि भी किया और उन्होंने कहा भी कि 1982 ईस्वी की क्रांति का भारतीय इतिहास में वही स्थान है जो फ्रांसीसी और रूसी क्रांति का उनके देशों में है। तो कह सकते हो बेशक जो है 1942 ईस्वी की क्रांति हमें शायद याद भी नहीं रहता, हम पढ़ते भी नहीं और कहीं लिखा भी नहीं इसके बारे में गया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति थी जो 1942 ईस्वी में हुई। इसी समय जो था अंग्रेज़ों को यह एहसास हो गया कि भारत में उनको सुरक्षित रहना और उनके लिए भारत पर राज करना शायद अब संभव नहीं है। क्योंकि अब जो है बच्चे से बच्चे और वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी खड़े हुए हैं, तो उनको दमन करना शायद अब उनके बस में नहीं था। तो 1942 की क्रांति जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आप फ्रांस की क्रांति बेशक भी पढ़े होगे, रूस की क्रांति पढ़े होगे, लेकिन 1942 की भारतीय क्रांति पढ़ते तो आप जानते कि शायद इसमें कितनी उनके साथ दुर्दशा भी की गई थी अंग्रेजों ने। यहाँ तक कि उन्होंने उनके बहू बेटियों को भी नहीं छोड़ा। इसलिए ये लोग जो थे बिल्कुल ही अब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। और इस आंदोलन में सिर्फ एक धर्म के व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसमें जो है बढ़ चढ़ के प्रत्येक धर्म के प्रत्येक व्यक्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि उनके मान और सम्मान के ऊपर बात आ गई थी। उसके पश्चात जो हुआ, जो आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना इसी समय की गई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में जनरल मोहन सिंह ने जापान में की थी। ठीक है, इसका जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जनरल मोहन सिंह ने जापान में की थी। इस फौज सेना का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की दास्ता से स्वतंत्रता करवाना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस नेता को और अधिक संगठित किया, यानी जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने काफ़ी इसको संगठित किया और लोगों को प्रोत्साहन भी किया। इस संबंध में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी का सहयोग प्राप्त किया। आज़ाद हिंद फौज में लगभग 70% पंजाबी थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सेना में पंजाबियों ने मुख्य भूमिका निभाई। जापान के सहयोग से इस सेना में 1944 में भारत के इम्फाल क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और आज़ाद हिंद फौज ने भारी वीरता का प्रदर्शन भी किया। परंतु दूसरे विश्व युद्ध में जापान को पराजित हो जाने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हवाई दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो जाने से आज़ाद हिंद फौज की स्थिति दुर्बल हो गई। इस तरह अंत में अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज की पराजित कर दिया। अंग्रेज सरकार की आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े अधिकारी प्रेम कुमार सहगल और खुरबख्श सिंह ढिल्लो तथा शहनवाज खां पर लाल किले में विरोधी का मुकदमा चलाया। उन्हें फांसी की सजा दी गई, परंतु इन तीनों की मुक्ति के लिए देश भर में आंदोलन आरंभ हो गया। अंग्रेजों को लोगों के इस आक्रोश को आगे झुकना पड़ा तथा इन तीनों अधिकारियों की छोड़ना भी पड़ा। समूचे ही यह भारतीय की एक महान विजय थी, क्योंकि जिनको फांसी सजा दिया गया था तीनों अधिकारियों को, उनको भारत के संघर्ष के आगे उनको भी झुकना पड़ा और उनको फांसी से छुटकारा देना पड़ा। उनके आक्रोश को वो सहन नहीं कर पाए और तीनों अधिकारियों को छोड़ना पड़ा। तो इससे जो था उनको पहली भारतीयों की जीत थी, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हमारे पास भी बहुत क्षमता है जो अंग्रेज से हम दो हाथ करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। उसके पश्चात था 1945-46 ईस्वी के चुनाव। जुलाई 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी की विजय प्राप्त हुई और चर्चिल के स्थान पर लॉर्ड एजेंट इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने। लॉर्ड एजेंट भारत की समस्या का समाधान करवाना चाहते थे, इसलिए 1945 और 46 ईस्वी में भारत के प्रांतीय विधानसभा के चुनाव करवाए गए। पंजाब में लेजिस्लेटिव्स असेंबली की 175 स्थान के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग को 73, कांग्रेस को 51 और अकाली दल को 22, यूनिवर्सिटी पार्टी को 20 तथा आज़ाद उम्मीदवारों को 9 प्राप्त स्थान हुए। इस प्रकार जो है मुस्लिम लीग ने सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए, परंतु कांग्रेसियों और अकालियों तथा यूनिवर्सिटियों ने मिलकर सरकार बना ली। सर्वविख्यात अल्बर्ट खां पंजाब के मुख्यमंत्री बने। मुस्लिम लीग के लिए यह बात असहनीय थी। उसने यह संयुक्त सरकार को भंग करने के लिए पंजाब में दंगे भड़काने आरंभ कर दिए। तो ये जो दंगा भड़काना एक आम सी समस्या बन गई है किसी भी सरकार को गिराने के लिए, जो कि कभी भी न्याय उचित नहीं है।
उसके पश्चात था कैबिनेट मिशन योजना, जो 1946 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत की राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लॉर्ड एलजिस ने एक 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें लॉर्ड पैंथिक, लॉरेंस स्टेफन प्रिंस और एबी अलेक्जेंडर सम्मिलित थे। ये मिशन 23 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा। इस मिशन ने 16 मई 1946 ईस्वी को एक घोषणा की, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की मुख्य धाराएं ये थी, इसमें जो है 7 मुख्य धाराएं थी। इसका पहला धाराएं यही थी कि संपूर्ण भारत का एक संघ स्थापित किया जाए, जिसमें देशी, रियायती तथा विदेशी भारत के सभी प्रांत सम्मिलित हो। इस संघ के पास विदेशी मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार साधनों के विभाग होने चाहिए। संघीय सरकार को इस विभाग को खर्च चलाने के लिए आवश्यक वित्त इकट्ठा करने का भी अधिकार होना चाहिए। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट यही बात बताता है कि संघ के लिए एक कार्यपालिका तथा एक व्यवस्थित पालिका सभा होना चाहिए, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियायतों के प्रतिनिधियों शामिल हों। उसके पश्चात सांप्रदायिक प्रश्नों का निर्णय केवल केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से नहीं, अतुल हिंदू तथा मुसलमान सदस्यों के अलग अलग बहुमत से किया जाएगा। तो ये मुख्य धाराओं में से एक थी। इस लीग में ये भी तय किया गया कि ऐसी सभी विषय जो केंद्र को नहीं दिए गए हैं वह सब प्रांतों के पास रहेंगे, और इसके अतिरिक्त जो विषय देशी रियायतें संघ को सौंपेगी उन सब पर देशी रियायतों का ही अधिकार होगा। तो जो ये बात इसमें से मेन थी। उसके बाद 5th बात यही बात बताई गई थी कि प्रांतों को समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक समूह को सम्मिलित रूप से चलाए जाने वाले विषय को निश्चित करने का अधिकार दिया जाएगा। कुल 3 समूह होंगे। पहले समूह में मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार प्रांत तथा उड़ीसा। दूसरे समूह में पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध तथा तीसरे समूह में बंगाल और असम होंगे। तो इस तरह से जो ये कैबिनेट मिशन योजना को अपने जो है अंतिम रूप दिया गया। उसके बाद 6वां पॉइंट में यही बात बताई गई थी कि भारत संविधान को बनाने के लिए एक संविधान तथा सभा के स्थापित की जाएगी। इसे कुल जो है 389 सदस्य होंगे, जो सभी भारतीय होंगे। इसमें किसी प्रकार का अंग्रेजों का दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सदस्य विभिन्न प्रांतों तथा देशी रियायतों में उनकी संख्या के अनुसार लिए जाएंगे। अल्पसंख्यक वर्गों की जनसंख्या से अधिक श्रेय देने की प्रथा को भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये बातें जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती है इसमें, और होना भी चाहिए। उसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट था 7, इसमें यही बात बिल्कुल क्लियर और साफ कर दिया गया था कि केंद्र में शीघ्र ही एक अंतरिम सरकार स्थापित की जाएगी। इसमें कुल 14 सदस्य होंगे। इसमें 6 कांग्रेस के और 5 मुसलमान लीग के होंगे, और 1 सिख का और 1 भारतीय ईसाई का भी होगा, और रियायती सदस्य भी होगा। इसमें एक कम से कम एक तो होना ही चाहिए। सभी केंद्रीय विभाग इसे दिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार का इस सरकार को अपना पुण्य सहयोग भी देगी। तो ये सारे बातों को जो है 7वें पॉइंट में रखा गया। कहते हैं देश की दोनों ही प्रमुख दलों कांग्रेस और मुस्लिम लीग का कैबिनेट मिशन योजना के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण था, सबके अपने अपने विचारधारा थी, परंतु फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। सिखों ने इस योजना को कड़े शब्दों में निंदा भी की। मास्टर तारा सिंह ने इस योजना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम तबाह हो गए हैं, बिल्कुल ही तबाह हमें कर दिया गया, यानी हम तबाह हो गए हैं। परंतु जब कांग्रेसी नेता ने सिखों को यह विश्वास दिलाया कि उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो सिखों ने भी इस योजना को स्वीकार कर लिया। बाद में मुस्लिम लीग ने इस योजना को इनकार कर दिया, कि जिस कारण एक नई राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। लेकिन बाद में जो है वो मुस्लिम लीग ने बिल्कुल ही इनकार कर दिए कि हम इस तरह से कोई भी सुविधाएं जो है सिखों को देना उचित नहीं समझते हैं। तो इससे क्या हुआ, राजनीतिक संकट होना स्वाभाविक सी बात बन गई। उसके बाद है मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई, यानी मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई हुई 1946 ईस्वी में। जुलाई 1940 में जो संविधान सभा के लिए करवाए गए चुनाव में कांग्रेसों को 211 तथा मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। कांग्रेस की इस विजय से मुस्लिम लीग बुखला सी गई। जिन्ना ने भड़काने वाला तथा विषैली भाषण देकर मुसलमानों को हिंदुओं को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। मुस्लिम लीग में पाकिस्तानियों को प्राप्त के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया। यानी इसमें जो है जिन्ना ने बिल्कुल ही भड़काऊ भाषण दिया और लोगों को हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए उन्होंने हर तरह से प्रेरित किया। लेकिन कहते हैं कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधा कार्रवाई करने का निर्णय किया, और इस दिन कलकत्ता में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या भी कर दी गई, जो कि बहुत ही दुखदायक थी। हजारों को घायल कर दिया गया, करोड़ों रुपए की संपत्ति लूट ली गई, और शीघ्र ही सांप्रदायिक दंगे की आग भारत के अन्य प्रांतों में फैला दी गई।
तो पंजाब में हिंसा का वातावरण पैदा हो गया और इस संबंध में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी लिखा है। उनका भी विचारधारा था इसमें कि 16 अगस्त 1946 ईस्वी का दिन न केवल कलकत्ता के लिए अतुल सारे देश के लिए काला दिवस था। यानी जिन्ना के जो है महत्वाकांक्षा ने पूरे देश को आग के लपेट में ढकेल दिया, जिसकी वजह से कलकत्ता में सैकड़ों हजारों हिंदुओं की हत्या भी हो गई और हजारों में जो है लोग की जान भी गई और करोड़ों रुपयों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ। तो इस तरह से जो है सांप्रदायिक दंगा फैलाई गई और उनका जो मंशा था वो आपको पता ही है कि पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि करके उन्होंने अपनी मकसद को कंप्लीट कर लिया। तो ये बातें जो थी बहुत ही मायने रखती है। उसके पश्चात जो था आंतरिक सरकार की विफलता, यानी आंतरिक सरकार जो थी इस चीज़ों के लिए बिल्कुल ही विफल हो गई थी। कहते हैं कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 2 सितंबर 1946 ईस्वी को आंतरिक सरकार की स्थापना भी की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस सरकार का नेतृत्व सौंप दिया गया। मुस्लिम लीग ने पहले इस अंतरिम सरकार का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पहले से ही अलग रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग की जो अंतिम सरकार बनी थी उसको बिल्कुल ही बहिष्कार कर दिया। परंतु बाद में इसमें सम्मिलित हो गई, फिर बाद में जो मुस्लिम लीग थी इसमें सम्मिलित हो गई। इनमें सम्मिलित होकर मुस्लिम लीग ने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे सरकार का चलना बहुत ही कठिन हो गया। यानी कदम कदम पे क्या कर रहे थे, वो कांटे बो रहे थे। इस प्रकार अंतिम सरकार बिगड़ रही थी और स्थिति को नियंत्रण रखने में विफल हो रही थी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए सरकार को नियंत्रण रखना शायद बहुत ही कठिन कार्य था। इसलिए जो था ये जो आपका मुस्लिम लीग थी उन्होंने बिल्कुल ही वहाँ पर उनकी सरकार चलने नहीं दिया। उसके बाद था सांप्रदायिक दंगे। 20 फरवरी 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1948 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इस घोषणा को प्रोत्साहित होकर मुस्लिम लीग ने अपनी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग किया और तेज भी कर दी। वो मांगा तो सही, बट मांग जो थी वो तेज भी कर दी और परिणाम स्वरूप पंजाब में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गई। तो सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने से अपने शिखर पर पहुंच गई, यानी उनके अंतिम चरण ले लिया, अंतिम रूप ले लिया। मुसलमानों का नारा था लड़कर लेंगे पाकिस्तान, मरकर लेंगे पाकिस्तान, यानी हम जैसे मर्जी है हम पाकिस्तान लेंगे, चाहे लड़कर लेंगे पाकिस्तान या मर के लेंगे पाकिस्तान। मास्टर तारा सिंह का जवाबी नारा था काट के देंगे अपनी जान मगर न देंगे पाकिस्तान। काट के देंगे अपनी जान मगर न देंगे पाकिस्तान, ये तारा सिंह का अपना नारा था। मार्च 1947 ईस्वी में पश्चिम पंजाब में भड़के सांप्रदायिक दंगों में सिख तथा मुस्लिम हिंदुओं को भारी क्षति उठानी पड़ी। दिन प्रतिदिन जो था परिस्थिति इतनी खराब होती गई कि पंजाब में गृह युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि पंजाब का विभाजन असंभावी ही है। यानी इसने पूरा क्लियर कर दिया कि पंजाब का पार्टीशन जो है एक संभावित हो गई है, निश्चित हो गई है, इसको शायद अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि सबने अपने अपने जो है रूप को विकराल कर लिया था। चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे सिख थे, सबने अपने अपने रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग चलने लगे, जिसकी वजह से सांप्रदायिक दंगों ने एक विकराल रूप ले लिया और इसकी वजह से जो है भारत का पार्टीशन सुनिश्चित कर दिया, यानी पाकिस्तान और जो है पंजाब का 2 पार्टों में बंटना ये सुनिश्चित कर दिया। उसके पश्चात था माउंट बेटन योजना, यानी 1947 में चलाई गई थी माउंट बेटन योजना। भारत की राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए मार्च 1947 में लॉर्ड बेबल के स्थापना पर लॉर्ड माउंटबेटन के भारत का वायसराय बनाया गया। उसे भारत के विभिन्न दलों के बातचीत करके 30 जून 1947 ईस्वी को एक योजना पेश की। इसकी मुख्य धाराएं थी, ठीक है, 6 मुख्य धाराएं थी। उसकी पहली मुख्य धाराएं यही थी कि भारत के 2 भागे भारत और पाकिस्तान विभाजित किया जाएगा। यानी यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि भारत और पाकिस्तान 2 भागों में ये विभाजित होगी। ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरित करने के लिए 1948 ईस्वी तक प्रतीक्षा नहीं करेगी। अतुल वो 1947 ईस्वी में ही सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तैयार है। यानी पहले 48 में उन्होंने कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन अब जो है हिंसा को देख के उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम 47 को ही भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, यानी हम सत्ता भारतीय लोगों को सौंप देंगे। उसके पश्चात पंजाब एवं बंगाल की विधानसभाओं के सदस्य यदि विभाजन का समर्थन करेंगे तो भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो ये निर्धारित करेंगे कि भारत और पाकिस्तान की सीमाएं कहां से कहां तक होगी। ये डायरेक्ट जो था माउंट बेटन योजना में बता दी गई। उसके पश्चात यह था कि यह निर्णय भी किया गया कि असम के जिले सिलहट, जहां मुसलमान का बहुमत था, वहां
जनमत संग्रह करवाया जाएगा तथा यह निश्चित किया जाएगा कि वह क्षेत्र असम में रहेगा अथवा पूर्वी पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि वहाँ पर जो था मुस्लिम काफ़ी हद तक अधिक थे। तो इसलिए जो है असम को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात सामने रखी गई। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह होगा कि भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं अथवा पाकिस्तान में, यानी यहाँ लोगों से पूछा जाएगा कि वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। उनकी अपनी विचारधाराओं के अनुसार उनको उस जगह भेजा जाएगा। उसके बाद देशी रियायतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित होने की छूट रहेगी। अगर जो भी देशी रियायतें हैं उनको बिल्कुल छूट रहेगा कि वो चाहे तो पाकिस्तान में जाके मिल सकते हैं और चाहे तो वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह का कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी 6वां पॉइंट, क्योंकि इसमें ये बात थी कि सेल्फ रिलायंस दी गई थी। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। इस कारण भारत की स्वतंत्रता का मार्ग साफ हो गया। सिखों ने इस योजना का विरोध भी किया क्योंकि वे किसी भी प्रकार से विभाजन के विरुद्ध थे, लेकिन सिख नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। लेकिन कहते हैं ना, जो जिसकी विभाजन हो गया वो तो होगा ही होगा। उसके पश्चात था हमारा पंजाब का विभाजन। माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत को 2 भागों में विभाजित करना स्वीकार कर लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया कि पंजाब तथा बंगाल का विभाजन किया जाएगा। योजना के आधार पर जुलाई 1947 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक पारित एक्ट किया गया था, यानी पारित जो है पास किया गया था। ब्रिटिश संसद में एक एक्ट पारित किया गया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। इस एक्ट के अनुसार भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा भी की गई थी। पंजाब के विभाजन के लिए सैरल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 30 जून 1947 ईस्वी को एक सीमा आयोग गठित किया गया था। इस आयोग के अन्य सदस्य थे जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस मोहम्मद मुनीर तथा जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस तेज सिंह। इस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 12 अगस्त 1947 ईस्वी को दी और इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब को 2 भागों यानी पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी पंजाब में विभाजित कर दिया गया। यानी पंजाब जो था 2 भागों में बट गया, एक पूर्वी पंजाब और एक हो गया पश्चिमी पंजाब। तो पंजाब को जो है सबसे अधिक दर्द सहना पड़ा इस पार्टीशन में। किसी देश का तो नहीं हुआ, किसी राज्य का तो नहीं हुआ, लेकिन पंजाब को जो है पार्टीशन के दर्द को झेलना पड़ा। इसमें पूर्वी पंजाब भारत को तथा पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को दिया गया। जो पूर्वी पंजाब थी वो भारत को हिस्सा गया, जो पश्चिमी पंजाब थी वो पाकिस्तान को गया। पूर्वी पंजाब में रोहतक, गुड़गांव, हिसार, करनाल, अम्बाला, शिमला, फिरोजपुर, लुधियाना, जालंधर, गुरदासपुर, अमृतसर तथा कंगार के जिले सम्मिलित किए गए। पश्चिम पंजाब में रामापिंडी, अटक, गुजरात, झेलम, मियाजवाली, मुजफ्फरपुर और शाहपुर, डेरा गाजी खां, जंग, लहरपुर, मिटनमरी, मुल्तान और गुजरालवाला, लाहौर, शेखपुरा और सिलहट के जिले सम्मिलित किए गए। इसके अतिरिक्त पंजाब में कुछ स्वतंत्र रियायतें भी थी जिन्हें अपनी इच्छा अनुसार भारत तथा पाकिस्तान में सम्मिलित होना था या स्वतंत्र होने का अधिकार दिया गया था। तो ये बातें जो थी थोड़ा सा पंजाब के लिए रियायत दी गई थी कि भाई जो अभी जो रियायतें हैं वो अपनी मर्जी से, जो रियासतें हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी या तो पूर्वी पाकिस्तान में पंजाब में जाना चाहते हैं या पश्चिमी पंजाब में जाना चाहते हैं, वो उनके इच्छाओं पे छोड़ दिया गया, जो कि कई हद तक उनको थोड़ा सा आसान अच्छा भी था और उनके लिए थोड़ा सा दिल में संतुष्टि रखने वाली बात भी थी। लेकिन पंजाब के विभाजन के लिए भारतीय नेता इसलिए सहमत हो गए थे कि इसमें मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं की भड़की हुई भावनाएं शांत हो जाएगा, क्योंकि इसको जो भड़की हुई भावना थी, जो दंगे फसाद हो रहे थे, शायद अगर पार्टीशन नहीं होता तो शायद इनकी दंगा फसाद न जाने कितने करोड़ों लोगों की जानों को भी ले सकती थी। इसलिए सभी जो थे शांत हो गए थे इस बात से, परंतु उनका अनुमान गलत निकला। पश्चिम पंजाब में मुसलमानों ने हिंदू तथा सिखों की हत्या आरंभ कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ होना होता है उसको रोका भी नहीं जा सकता। इन्होंने इन्हीं भावनाओं से इन्होंने क्या किया, भारत की विभाजन स्वीकार कर लिया। लेकिन शायद लोगों को ये मंजूर नहीं थी और पश्चिम पंजाब में मुसलमानों ने हिंदुओं तथा सिखों की हत्या आरंभ कर दिया। उनकी संपत्ति लूट ली गई। महिलाओं तथा लड़कियों को से जो व्यवहार मुसलमानों ने किया उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो कमज़ोर लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। ये बात
सिद्ध तब हुआ जब जब मुसलमानों ने वहाँ की लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। उनकी महिलाओं तथा लड़कियों के साथ जो व्यवहार किया शायद उनको कोई भी किसी भी शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। जो उन्होंने दुख सहा शायद उनका जो है अर्थ और व्यक्त कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि नन्हे नन्हे बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्हें तो मार ही डाला गया तथा बलपूर्वक मुसलमान बना भी दिया गया। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी उन्होंने धर्म के पाठ पढ़ा ही दिया आखिरकार। जो मान गए उनको तो उन्होंने बलपूर्वक मुसलमान बना दिया, लेकिन जो उन्होंने नहीं माना, जो थोड़ा समझ दिखाए, उनको मार दिया गया। इस अमानवीय अत्याचारों के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। पंजाब पानियों की पवित्र धरती पंजाब मानव रक्त से लाल हो गई। यानी चारों तरफ खून खराबा के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पश्चिम पंजाब की प्रतिक्रिया पूर्वी पंजाब में भी हुई। जैसा पश्चिमी में हुआ वैसे पूर्वी में भी हुआ। जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम में काटना स्टार्ट कर दिया, मुसलमानों ने हिंदुओं को और सिखों को काटना स्टार्ट कर दिया, तो इनकी भी जो थी आग भड़क गई। इन्होंने भी यहाँ अपने अपमान, टूटपाट और हत्यारों का प्रतिशोध लेने के लिए हिंदू तथा सिखों ने मुसलमानों की हत्या आरंभ कर दिया। लोग सांप्रदायिक जनमाद में अपने होश गवा बैठे। एक मानव दूसरे मानव के रक्त का प्यासा हो गया और दूसरी जाति के लोग की हत्या करना वीरता का कार्य समझे जाने लगा। यानी वो लोग कायर वाली भी काम कर रहे थे, लेकिन उसको भी वीरता समझा जा रहा था। वो औरतों को तक भी नहीं छोड़े। इस दंगे में दोनों ओर से 6 लाख स्त्रियां, पुरुष तथा बच्चे मारे गए और 1 लाख युवतियों का अपहरण भी कर लिया। यहाँ तक कि माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपनी जो है लड़कियों को बचाने के लिए जहर तक भी खिलाने को तैयार हो गए। जिनको वो पालते थे, जिनको वो पोसते थे, जिनको उससे प्यार करते थे, उनको जहर दे के भी, क्योंकि उनकी आबरू बच जाए, इसलिए उनको जहर तक भी उन्होंने दे दिया। उनका या तो बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कर दिया गया था या उन्हें बाजारों में बेच भी दिया गया था। तो इस तरह से जो था वहाँ पर बहुत बुरी हालत थी। लगभग 1 करोड़ हिंदू तथा सिख शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचे तथा 50 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए। विश्व इतिहास में इतने व्यापक स्तर पर जनसंख्या की अदली बदली का कोई उदाहरण शायद नहीं मिलता है और कभी मिलेगा भी नहीं। इसमें जो था डॉक्टर प्रेमवती घाई ने अपनी पुस्तक पार्टीशन ऑफ पंजाब में लिखा है कि उस देश में जहां महात्मा गांधी ने अहिंसा को राष्ट्रीय धर्म के रूप में अपनाया था, वहां लूटपाट, सार फूक, हत्या तथा बलात्कार की ऐसी घटना हुई जो विश्व के हलाकू खां तथा चंगेज़ खां के पश्चात नहीं देखी गई। यानी जहां पर हमने अहिंसा की बातें की थी, जहां पर हमने महात्मा गांधी की विचारधाराओं को लेकर चला था, किसी ने सोचा तक भी नहीं था, किसी ने विचार तक भी नहीं किया था कि वहां पर इस तरह के जो है एक दर्दनाक कार्य होगा। क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे किसी बात के लिए समर्थन नहीं थे, लेकिन फिर भी वही कांड हुआ जिससे वो डरते थे। इस तरह से जो है दोस्तों हमारा जो है ये डेवलपमेंट फ्रॉम द 1947 एंड 1966 ख़त्म हो जाता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने करवाया। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में जो है ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कोई भी बच्चा अगर आपके नज़दीक रहता है, आपके कॉन्टैक्ट में है, जो है BA 4 सेमेस्टर में पढ़ता है, उसके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे क्या हो वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और आपके लिए शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो महत्वपूर्ण रहता है, तभी जो है मेरा वीडियो आपको प्राप्त होगी। नहीं तो कहीं आप मिस ना कर जाओ, सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो शायद आप मेरी वीडियो प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जो आपने टाइम व्यतीत किया, जो आपने अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको भी लगता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर ने अच्छा किया है, तो आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इसका आभार व्यक्त कर सकते हो। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।